वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है और इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूं क्योंकि सिंस बड़ा तो है ही, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे दूसरे चैप्टर का बेस भी बनाता है ये चैप्टर, और तुम जब ग्रेजुएशन करने जाओगे तो ये चैप्टर फिर से आ जाएगा, हर बार आता रहेगा। कंसेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है और अगर ये सही गया तो एकदम 10 on 10 मिलते हैं। वापस अगर तुम्हारे 12th बोर्ड के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा इस पूरे यूनिट, जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है, उसमें सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और उस मार्क्स में भी सबसे ज्यादा मार्क्स यही चैप्टर कैरी करता है। ठीक है, तो कहां पढ़ने वाले इस चैप्टर को? हम इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पर अब तुम बोलोगे मैम यहाँ तो ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। हाँ, हम लास्ट लेक्चर में रेप्लिकेशन कर चुके थे कंप्लीट, तो डायरेक्ट रेप्लिकेशन में जंप करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, फटाफट रिवाइज करूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा है और बहुत सारा पढ़ना भी है। तो एक बात बताओ, ये जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये किसी ने बताया था? किसी ने मतलब पड़ोस वाले ने नहीं भैया, किसने बताया था? मैं ये पूछ रही, साइंटिस्ट का नाम पूछ रही हूँ। तो क्रिक, याद करो, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स क्रिस्टलाइन मॉडल दिया था, उन्हीं के जो क्रिक है, उन्होंने क्या बताया था? सेंट्रल डॉगमा दिया था। क्या बोलते थे कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया? रेप्लिकेशन। क्यों जरूरत पड़ गई रेप्लिकेशन की? जल्दी बताओ। अरे मैम, सेल को डिवाइड करना है, सेल एक में से दो में जाएगा, तो अगर एक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल एक ही कॉपी में है तो उसका डबल कॉपी तो बनाएगा, क्योंकि वो तो वही चीज हो गई ना। सपोज करो मेरे पापा को मेरे और मेरी बहन के बीच में इक्वल क्या करना है? पूरा जायदाद का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अगर एक घर होगा तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, दूसरा बुरा मान जाएगा। ऐसा होता नहीं है, बट मैं बता रही हूँ। तो क्या होगा? तो सेल भी ऐसे कुछ करता है ना कि नहीं, अगर मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते काम करो तुम जेनेटिक मटेरियल रख लो, तुम माइटोकॉन्ड्रिया रख लो, तुम क्लोरोप्लास्ट रख लो, तुम कुछ और रख लो, ऐसा तो होगा नहीं। इक्वली हर चीज डिवाइड होती है। तो जब जेनेटिक मटेरियल एक है तो उसका भी क्या होगा? डबल कॉपी। अरे बाबा, अगर जेनेटिक मटेरियल ही नहीं गया एक सेल में तो वो जिंदा कैसे रहेगा? वो सेल ही कैसे कहलाएगा? क्योंकि मेन चीज, मेन क्रिस्प क्या है? तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल ही है। इसीलिए उस सेल को क्या लगता है कि नहीं, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैं एक सेल से दो सेल में डिस्ट्रीब्यूट बनने जा रहा हूं, तो पहले एक काम कर लेता हूं, मेरे अंदर जो जो चीजें मिल रही है सबको मैं डबल कर लेता हूं। तो बोलोगे मैम क्या इसमें सेल ऑर्गेनेली भी डबल होते हैं? और नहीं तो क्या, 11th में नहीं पढ़ा था सेल साइकिल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में? तो अब वहां पे बाकी सारी चीजें तो डबल हो गई, पर जो मेन कंटेंट है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, जो क्या है तुम्हारा डीएनए, उसको भी तो डबल करना है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। फिर तुमको बताया था मैंने, यूकैरियोटिक सेल में ये रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। अपन को ये फेजेस बहुत याद रखनी है अच्छे से, ठीक है? एस फेज में, एस फेज को क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक फेज, मतलब सिंथेसिस होता है ना वहां पे, तो सिंथेसिस फेज, नॉट सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज। क्यों? किसका सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का सिंथेसिस। एक और चीज याद रखना जो 11th में और तुम्हारे 11th में पूछी गई होंगी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्वेश्चन ये रहता है, सिंस जैसे तुम लोगों को पता है कि डीएनए बाबा क्रोमोसोम ही डीएनए है, बस उसी को पैक कर दिया, प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर दिया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया तो और पैकिंग कर दिया, फोल्डिंग हो गई, तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। यही मेरा क्रोमैटिन फाइबर डीएनए जो है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं, एक क्वेश्चन आता है, मुझे जरा बताओ, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि अगर मैं एंड ऑफ एस फेज देखूं, जो सेल साइकिल में एस फेज जब खत्म हो गया, तो मुझे बताओ क्रोमोसोम का क्या हुआ और डीएनए का क्या हुआ? तो यहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जनरली होते ही हो और बोलते हो मैम डीएनए डबल हुआ मतलब क्रोमोसोम भी डबल हो जाएगा। कैसे भैया ये बताओ? डीएनए जरूर डबल हुआ, जेनेटिक मटेरियल जरूर डबल हुआ, पर वो क्रोमोसोम में कैसे बनेगा? अभी क्रोमोसोम में बनेगा ही नहीं। याद करो, मैंने बताया था कि जैसे जो भी हम चीज मंगाते हैं वो एकदम नॉर्मल रहती है, हम जब अमेज़न से मंगाते हैं वो एकदम पैक वैक होके आती है ना?
जब वो खुलती तो इतनी ज्यादा फैल जाती, जैसे उस दिन मैंने एक लेक्चर में अपनी चुन्नी का एग्जांपल दिया था, इतनी बड़ी थी, 2 मीटर की थी, उसको फोल्ड करते गए करते गए करते गए इतनी सी हो गई। तो ये जरूरत कब पड़ती है, मतलब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, जब वो सेल डिवाइड करता हो। और याद करो, ये तुम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, जो सेल में 2 फेजेस होती है, कौन कौन सी, आई फेज जिसको इंटरफेस भी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं एम फेज। तो आई फेज में अपना सेल 99% ऐसे बैठा रहता है, बोलता है मैं सिर्फ तैयारी करूंगा डिवाइड करने की। मतलब अगर एक सेल की लाइफ सपोज करो 24 आवर्स है, ठीक है, एक सेल की लाइफ 24 आवर्स है, तो 23 आवर्स वो आई फेज में चिल कर रहा है, मैं तो डिवाइड करूंगा, उसकी तैयारी कर लेता हूं, चलो डीएनए का डबल कर लेता हूं, बाकी चीजें डबल कर लेता हूं, बाकी प्रोटीन बना लेता हूं। फिर बचा हुआ 1 घंटे में, मतलब सिर्फ बचे हुए जितना भी परसेंटेज बचा, उसके आखिरी के 1 घंटे में वो क्या करेगा कि चलो अब क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। तो याद करो, मैंने बताया था कि अगर मैंने यहां से एक सेल लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो मुझे उस सेल के अंदर क्या मिलेगा, ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा मेरे को, मुझे मिलेगा क्रोमैटिन फाइबर। मोर स्पेसिफिकली कौन सा स्ट्रक्चर, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। याद रखना है अपन को ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मैंने वही एक ऐसा सेल ले लिया, सपोज करो जो नाखून का कंटिन्यूअस ग्रो होता रहता है वहां का सेल लिया, या हेयर फॉलिकल के एकदम रूट का सेल लिया जो सेल डिवाइड हो रहा है, या फिर मैंने प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले लिया, या फिर हमारी बॉडी में जो बोन मैरो का सेल ले लिया, तो ये सारे सेल क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। या फिर जो एपिथेलियल है, जो क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो इनरमोस्ट लेयर है वो हर 3 to 4 डे चेंज होती है, मतलब वहां सेल डिवाइड ही करते होंगे ना, तभी तो चेंज हो रही है। या वहां का कोई ऐसा सेल ले लिया जहां पे कंटिन्यूअस डिवीजन चल रहा है, तो अगर वो सेल लिया मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मुझे वहां क्रोमैटिन फाइबर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को, क्रोमोसोम। कुछ आया समझ में, ये आएगा, ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम आप यहां से वहां चले गए, अरे बाबा बेस है, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगने दो टाइम पर क्लियर करो, क्योंकि याद रखो जो तुम्हारी नीट हुआ, सीयूईटी हुआ, ये जो एग्जाम्स है ये क्या करते हैं, 11th का जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला टॉपिक उठाते हैं, इस 12th का ये वाला चैप्टर का कोई भी रैंडमली टॉपिक उठाएंगे, दोनों का इंटरकनेक्शन बनाएंगे, अब है ही बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन है, दोनों को मर्ज करेंगे और एक क्वेश्चन तुमको बना के दे देंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे भी उसी पैटर्न में कि भैया अगर ऐसा है तो उसको उसके साथ रिलेट करो, उसको उसके साथ रिलेट करो, तो ऑटोमेटिक तुम्हें ना पैटर्न समझ में आने लगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। इतना हुआ क्लियर। तो बताओ, डीएनए से डीएनए बना, क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेशन। डीएनए कब दिखता है, जब वो सेल चिल कर रहा हो, मतलब आई इसमें हो, ठीक है। रेप्लिकेशन कब होता है, आई फेज के एस फेज में होता है, जो इंटरफेस है तुम्हारा उसके एस फेज में होता है, ये तुम पढ़ चुके हो 11th में, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम कब दिखता है, जब वो सेल डिवाइड होता है। क्रोमोसोम बनने के लिए क्या चाहिए होता है, हिस्टोन प्रोटीन, सबसे पहले जो क्या है, एक ऑक्टामेर, H1 प्रोटीन, जो तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है कहीं भी, पर डायग्राम में मेंशन है H1 करके, देखो तुम्हारा एक ग्रीन कलर का डायग्राम है, मैंने बताया भी था, और इस टाइप का कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा जो गोल है ऑक्टामेर, वो तो भैया हिस्टोन प्रोटीन है, और यहां पे एक लेबलिंग की हुई है H1 प्रोटीन करके, तो वो क्या है, कुछ और नहीं, एक और प्रोटीन है जो तुमको याद रखना है अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो। एनसीईआरटी 12th में नहीं पूछते, वो भूल जाते हैं, हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी, उस पर भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। और कौन सा प्रोटीन रहता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं, फोल्डिंग होती है, बहुत ज्यादा रैपिंग हो जाती है, फोल्डिंग होती चली जाती है, तो क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक। उसके बाद अब डीएनए से क्या बनेगा मैम, अच्छा अच्छा एक और चीज, ये चीज हो कहां रही है, लोकेशन बताओ सेल के अंदर, तो बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में ये सारी कहानी हो रही है, क्लियर। अब बताओ, जब डीएनए से बनेगा आरएनए, अब मैंने तुमको इन जनरल बताया था कि आरएनए 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा मैम, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। हाँ, तीनों हम इन जनरल में अगर लिख रही हो तो आरआरएनए, मुझे मोर स्पेसिफिक लिखना है तो मैं लिखूंगी एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू करूंगी इसके जो अगला टॉपिक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा तुमको एमआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, सब समझा दूंगी। अभी के लिए हम क्या याद रखेंगे, आरएनए कितने टाइप के, 3 टाइप के, कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरआरएनए
और आरआरएनए। एमआरएनए, एम स्टैंड फॉर क्या? मैसेंजर। देखो ये मैसेंजर तुमने ऑलरेडी कहीं पढ़ रखा है। जब मैं तुमको डीएनए का स्ट्रक्चर समझा रही थी तो मैंने बोला था कि डीएनए अब जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। भले पहले इवोल्यूशन में आरएनए पहले आया था, पर अब सिंस डीएनए ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं है, तो वो क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ वायरस का आज भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। पर अब मेजरली जो आरएनए वो किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट। दूसरा मैंने बोला था मैसेंजर की तरह, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो वो मैंने जो एम लिखा है वो एम क्या स्टैंड करता है? मैसेंजर आरएनए। हुआ क्लियर? अच्छा, अब बोलोगे मैम इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? चलो वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो तुमको घने लंबे बाल बनाने थे, है ना? केश कांति लगा लो मैम। नहीं, केश कांति नहीं लगाने। ठीक है, लिबॉन लगा लो मैम। अरे नहीं, अपन तो अंदर से उगाएंगे ना बालों को। ठीक है, तो बोलेंगे मैम केराटिन ट्रीटमेंट करा लो वापस। केराटिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, बाहर से मैं कितना भी लगाऊं वो क्या रहेगा? टेम्पररी। अंदर से वो चीज आनी चाहिए, मतलब तुम्हारे बॉडी के सेल ने वो प्रोटीन बनाना चाहिए, तब तो तुम्हारे बाल मजबूत होंगे, सुंदर दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे, सिल्की दिखेंगे। ऐसा लग रहा है मैं कोई ऐड कर रही हूँ, है ना, कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये सब तुम्हारे बाल हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी हो, आप बोलोगे मैम मतलब सारे कॉस्मेटिक फेक है। नहीं, ये भी नहीं बोल रही हूँ। इफेक्ट करते हैं पर बहुत कम टाइम के लिए, टेम्पररी। देखो बार बार तुमको वो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो बेटर है बार बार कराने से अच्छा अंदर से वही चीज करा लो। तो अंदर से कैसे करवाओगे? तुम सेल को बोलो भैया बनाओ, तो कुछ चीज लगाने से पहले कुछ चीज खा लो। ठीक है, चलो, तो ये तो चीज एक हो गई। अब बोलोगे मैम खा लिया हमने, अब क्या करें? खा लिया, तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके वो सारा न्यूट्रिएंट ब्लड में घूम रहा है, ब्लड में घूमते घूमते टिश्यूज में गया, टिश्यूज में जाके वो सेल में गया, सेल के अंदर घुसा और न्यूक्लियस के पास अब सारी चीजें आ गई प्रॉपर, ठीक है, बनाने के लिए। अब न्यूक्लियस ने बोला भैया ये लड़की बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लगा रही है, पर अपन को इसके बाल मजबूत करने हैं, तो अब इसने कुछ कुछ खाना भी शुरू किया, अच्छी चीजें, फैटी एसिड्स खाने शुरू किए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसका केराटिन बाल मजबूत करने, तो अपन को केराटिन प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो केराटिन प्रोटीन है, सिंस क्या है, ये प्रोटीन है। तो सेल ने बोला ठीक है बनाते ना, बिल्कुल बनाते, प्रोटीन बनाते, इसके बाल मजबूत करते हैं। अब पर प्रोटीन बनेगा कैसे? तो सेल ने बोला साइटोप्लाज्म में देखो कुछ है क्या, कुछ पड़ा हुआ। तो साइटोप्लाज्म में देखा तो प्रोटीन के लिए बनाने के लिए सारी चीजें तो है, पर मेन चीज गायब है। अब मेन चीज कौन सी थी प्रोटीन बनाने के लिए? बताओ कौन सा था? mRNA। तो बाकी सेल्स ने, सारे ऑर्गेनिज्म ने बोला कि प्रोटीन तो बन जाएगा, पर उसको बनाने के लिए जो हमारा बेस है, मतलब जिसको देख के, जिसको हम पढ़ के बनाएंगे प्रोटीन, जो मेन काम, जो मेन चीज है वो है mRNA, वो तो बना ही नहीं है, वो तो दिख ही नहीं रहा साइटोप्लाज्म में। तो फिर न्यूक्लियस ने बोला अच्छा ऐसा है, तो जरा मैं डीएनए को पढ़ता हूं। अब उसने क्या किया न्यूक्लियस ने? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जल्दी बताओ मेरे को? ये हुआ तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था ऐसा पड़ा हुआ एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, अब उसमें से कुछ जगह थी टाइट पैकिंग, जिसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोक्रोमैटिन। कुछ जगह थी लूज पैकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन को स्टेन करोगे तो कैसा दिखेगा? लाइट कलर। हेटेरोक्रोमैटिन को स्टेन करोगे तो कैसा दिखेगा? डार्क कलर। ये सब हो गया, ये सब मैं पुराना रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, चलो अब तो डीएनए ने, तो न्यूक्लियस ने बोला सिंस इसको प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन तब बनेगा जब एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए तो अभी तक बना ही नहीं है। तो एमआरएनए कब बनेगा? जब डीएनए को हम पढ़ के एमआरएनए बनाएंगे। तो जब हम डीएनए को पढ़ के एमआरएनए बनाएंगे, फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियस के जो ये न्यूक्लियर पोर है उसमें से बाहर जाएगा, तो इसको हम एमआरएनए बोला। और फिर इस एमआरएनए का पूरा प्रोसेस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। वो होके वो प्रोटीन बन जाएगा। तो न्यूक्लियस ने बोला ठीक है, तो चलो एमआरएनए बनाते हैं। पर एमआरएनए के लिए किसको पढ़ना पड़ेगा? डीएनए को। अब समझो बात को ध्यान से, देखो अब तुमको पता है कि भैया एक स्ट्रैंड है डीएनए का, मैंने उसमें बता दिया एक बिल्कुल काम की चीज नहीं है, जो काम की चीज नहीं है वो ठीक है, काम की तो नहीं है, टाइटली पैक्ड है, और इतनी टाइटली पैक है कि वो खुलती नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। अब मैं आ रही हूँ यूक्रोमैटिन वाले रीजन पे। तो सपोज करो ये मैंने पूरा क्या बनाया? यूक्रोमैटिन बनाया है। क्या बनाया है? यूक्रोमैटिन। ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जैसे जैसे हम लेक्चर आगे मूव करते चलेंगे उन जगहों का भी नाम आता चलेगा। ठीक है, तो ये है डीएनए। ठीक,
अब इसमें भी मतलब मैम आप बोल रहे यूक्रोमैटिन में भी, हाँ यूक्रोमैटिन में भी अब है कुछ काम की चीजें, ठीक है, जिसमें एक्चुअल में जीन है और कुछ है बकवास चीजें। क्या है? कुछ भैया बकवास चीजें जो बीच बीच में बना रही हूँ वो है बकवास चीजें, ठीक है। अब बीच बीच में बना रही हूँ, बीच बीच कर रहा है मतलब इंट्रूड कर रहा है, तो ये एकदम बीच बीच में आ रहा है, तो ये बीच वाली जो चीज है वो बकवास चीज है, मतलब वो कुछ कोड नहीं करती, काम की नहीं है। पर ये किस में होता है? वापस याद रखना, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो बोलोगे मैम मोनेरा में नहीं होता? नहीं, मोनेरा में ऐसा कोई झंझट नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। मतलब मैम यूकैरियोट में यूक्रोमैटिन भी है, हेट्रोक्रोमैटिन में, फिर हेट्रोक्रोमैटिन भी है, यूक्रोमैटिन में भी कुछ काम की चीजें और कुछ बकवास चीजें। हाँ, और काम की चीजें क्या है? तुम्हारे जीन है, ठीक है। अब इस सपोज करो ये 3 जीन है, 1 2 3, ठीक है। अब ये कैसे है? लूज है थोड़े, क्योंकि कभी भी टाइम लग सकता है, कभी भी किसी भी चीज की डिमांड आ सकती है, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ। जैसे अभी आ गई केराटिन प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन के लिए चाहिए एमआरएनए, एमआरएनए के लिए चाहिए पता होना चाहिए कि उस डीएनए में कौन सी जगह पे केराटिन प्रोटीन लिखा हुआ है। तो सपोज करो 3 नंबर पे वो केराटिन प्रोटीन का पूरा कोड लिखा हुआ है। कोड लिखा हुआ है मैम? हाँ, कोड लिखा हुआ है। हर चीज सिर्फ 4 अल्फाबेट में खत्म हो गई है पूरी दुनिया। सोचो, तुम, मैं, वो मच्छर, वो मक्खी, वो मछली, फिर मलेरिया का पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, हर चीज उन 4 लेटर से ही बनी हुई है। तो वो मैजिकल 3 वर्ड्स नहीं होते, मैजिकल 4 वर्ड्स होते हैं। कौन से है वो 4 वर्ड्स? ATGC। बिल्कुल सही। अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, ध्यान से सुनो, अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो सिर्फ 4 बेस पेयर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। और 4 बेस पेयर कौन कौन से हैं भैया? पहला वाला है A, दूसरा वाला है T, तीसरा वाला है G और चौथा वाला है C। बस इन्हीं का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होता रहता है और अलग अलग लोग बनते चले गए, स्पीशिएशन बनते चला गया। कुछ आई बात समझ में? अब देखो वापस मैं लेके आ रही हूँ, अगर कुछ मिस आउट हो गया हो तुम्हारा, ध्यान यहाँ वहां भटक गया हो, तो देखो प्रोटीन बनना था। प्रोटीन होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, और जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो होता है एमआरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए चाहिए होता है एमआरएनए। एमआरएनए फॉर्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, जहां डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। पर इसमें कुछ कुछ चीजें मैं अभी ऑलरेडी पढ़ाते चल रही हूं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए बाबा डीएनए चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली देखो अभी तक क्या हो रहा था, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था कि नहीं? देखो एक मेजर डिफरेंस है, रेप्लिकेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे डीएनए का हो रहा था, याद रखो। पर ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ उस प्रोटीन को कोड करने वाले एमआरएनए का होगा जिस प्रोटीन की जरूरत उस सेल को है। सपोज करो अभी मेरा प्रोसेस हो गया पूरा, केराटिन बन गया, सपोज करो केराटिन प्रोटीन बन गया। अब मैं गई धूप में गई तो क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ मैम। टैन हो जाते हैं, ठीक है। टैन किसके कारण होते हैं? एक पिगमेंट के कारण। कौन सा है पिगमेंट? मेलेनिन। तो मेलेनिन क्या है? वो भी एक प्रोटीन है, ठीक। अब बताओ, अब जैसे ही मैं धूप में गई तो मेरे सारे जितने भी स्किन के सेल है जो यूवी लाइट से एक्सपोज हो रही, उन्होंने बोला अरे ये लड़की आ गई है, कहाँ पे? ये धूप में आ गई, जल्दी जल्दी मेलानिन बनाओ। अब मैंने तो वहां के सारे सेल, मतलब सिर्फ स्किन के सेल, बाकी नहीं, बाकी एज इट इज अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला प्रोटीन बनाना है। कौन सा प्रोटीन बनाना है? ठीक है, मेलानिन बनाना है, ठीक है, या पिगमेंट बनाना है। एट द एंड सारा कुछ कॉम्बिनेशन किसका है? प्रोटीन का ही होता है। या फिर वो कोई प्रोटीन कोई चीज को कन्वर्ट करने में हेल्प किया होता है, या कोई मतलब कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज बोलोगे मैम कोई डायरेक्ट प्रोटीन नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज, कोई प्रोटीन फिर चाहिए होता है किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए। अब बोलोगे कैसे मैम? जैसे एंजाइम्स का नाम सुना है? एंजाइम क्या है? सारे प्रोटीन होते हैं। एडेंट प्रोटीन है ना, जो हो सकता है किसी एक इनएक्टिव को एक्टिव कर रहा हो, या मेलेनिन को किसी से सिंथेसाइज करवा के कन्वर्ट कर रहा हो, ठीक है। चलो, तो वहां के सेल ने बोला अरे ये प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन अब कौन सा? एक ही बनाना है, सारे नहीं उठा के बना डालने। जैसे रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए ही रेप्लिकेट हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोटीन ही बनेगा ऑन डिमांड, जो सेल ने बोला है। सेल ने डिमांड की किससे? न्यूक्लियस से, कि भैया प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए बना के दो। न्यूक्लियस ने बोला ठीक है एमआरएनए बनाना है, तो जरा डीएनए का
काम वाला पोर्शन जो है जिसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, इसलिए उसको हम एक्टिव या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूनिट भी बोलते हैं। उसको खोलो, उसको खोला तो पूरा सारे उसमें सारे लाइन से जीन लगे हुए थे, केराटिन वाला, फिर उसके बाद आयोडोप्सिन वाला, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे मेलानिन वाला, लाइन से प्रोटीन नहीं, मतलब कोड लिखा हुआ था। कोड किस फॉर्म में? एटीजीसी के फॉर्म में। अब एटीजीसी मतलब हमेशा एटीजीसी ही नहीं होता, ट्रिपलेट्स में रहता है, 3-3 के सेट में कोड रहता है। वो कैसा रहता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा वेट करो। तो वैसा कोड रहता है। अब वो जो कोड है वो सेट में रहता है, ठीक है, पर बना हुआ इन 4 लेटर का ही रहता है, ठीक है। तो भैया न्यूक्लियस ने बोला ठीक है, पर इसमें से अब सारे बनाने क्या? नहीं, सिर्फ काम का जीन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब इसका करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन और बनाएंगे mRNA। वापस अलग अलग चीजों का मशीनरी, अलग अलग एंजाइम्स का यूज करके। कुछ आई बात समझ में? अच्छा, मशीनरी से याद आया, हमने रेप्लिकेशन में भी मशीनरी पढ़ी थी, वहां भी हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े थे। जैसे कौन कौन से हो गए? हेलिकेस। अब टोपोआइसोमरेज तुम्हारी बुक में नहीं है, मैंने पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका नाम मैंने बोला था याद रखना, बहुत काम का है। क्यों? जो ऐसा पॉलीमरेज है जिसको पढ़ेगा और जो बनाएगा वही उसका नाम है। तो मैंने बोला डीएनए डिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंड किस पे कर रहा है? डीएनए पे, क्योंकि वो डीएनए को ही पढ़ के वापस डीएनए बना रहा था। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो इसी लॉजिक से एक पॉलीमरेज का नाम तो तुमको ऑलरेडी पता है ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में, बताओ कौन सा? अब यहाँ किसको पढ़ने वाला है? मैम डीएनए को ही पढ़ेगा, पर बनाएगा क्या? मैम आरएनए। एमआरएनए मत जाओ, सिर्फ आरएनए जनरल रहने दो। तो अब इसका नाम क्या होगा इस पॉलीमरेज का? डीएनए को पढ़ रहा है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट। बना क्या रहा है? आरएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऐसे तरीके बताऊंगी धीरे धीरे याद करने के लिए। तो ये है थोड़ा जनरल आइडिया। अब बोलोगे मैम इतने में थोड़ा थोड़ी ना होता है, अभी तो शुरू करेंगे हम। थोड़ा जनरल आइडिया तो सिर्फ जनरल आइडिया था, पर तुम्हें समझ में आया कि ये एक्चुअल में प्रोसेस में तुम्हें लोकेशन बता रही हो कहाँ रही है। वापस रेप्लिकेशन एक बार शुरू होगी, पूरी खत्म होके ही हो जाएगी, और पूरा होल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस सेल की, उस पर्टिकुलर प्रोटीन की, वैसा वैसा एमआरएनए ट्रांसक्राइब होगा। हो सकता है एक टाइम पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन चल रहे हो, अलग अलग डीएनए की जगह खुल रही हो, अलग अलग एमआरएनए बन रहे हो, एमआरएनए निकल के बाहर जा रहे हो। अब सोचो हमारे सेल में ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली हो रही हैं, ठीक है, और हम वो भी कैसी? एक्यूरेसी के साथ। जहां एक्यूरेसी और स्पीड हो गई कम, वहां कुछ ना कुछ बीमारी शुरू हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। हाँ, अब हो सकता है वो बीमारी कोई दूसरे रीजन की वजह से हो, म्यूटेशन हो गया हो। किसका म्यूटेशन? यही डीएनए का म्यूटेशन। अब बाकी सारी चीजें सही है सेल के अंदर, पर हो सकता है वो इंसान गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया हो। अब उसका ये जो यहाँ लिखा हुआ कोड था ATGC, जिस सीक्वेंस में लिखा था वो सीक्वेंस गड़बड़ा गया हो, या उसमें से कोई चीज हट गई हो या ऐड हो गई हो। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बताया था कि GAG की जगह पे A की जगह पे U आ गया, लो सारी गड़बड़ हो गई, ठीक है। घबराओ मत, ये वापस मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, तो वहां पे वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अभी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे याद करते चलना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना सब होने के बाद आज का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, पर अब आते हैं मेन कंटेंट पे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बाबा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, मोर स्पेसिफिकली एमआरएनए, ठीक है। चलो, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अभी तो वही सबसे पहली लाइन ही वही लिखी थी व्हाइट बोर्ड पे। डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ क्या लिखा है? कीवर्ड क्या है यहाँ पे? कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है। देखो हमारे डीएनए के अंदर हर चीज कोड में रखी हुई है। अब जो चीज जब भी जरूरत होती है उतनी चीजें निकाली नहीं जाती। निकालना मत बोलना, डीएनए को काटना थोड़ी ना है। उतनी चीजें पढ़ी गई, फिर उससे रिलेटेड चीजें बनाई गई। मतलब कुछ इस तरीके से है, डीएनए हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो गया,
उसका सोल्यूशन लाइब्रेरी में लिखा है। लाइब्रेरी छोड़ो, अब लाइब्रेरी क्या, अब तो गूगल हो गया हर चीज। तो समझो डीएनए हमारा गूगल बाबा है, ठीक है, एकदम गूगल बाबा। कुछ नहीं समझ में आया, टाइप कर दो, पूछ दो, हाँ सोल्यूशन मिल गया, चलो वो जाके करते हैं। तो ऐसा ही हमारे सेल का जो गूगल बाबा है वो कौन है? डीएनए। अब सपोज करो कोई चीज की शॉर्टेज पड़ रही है या कोई नई चीज बना रही है पर पता ही नहीं है बनाना कैसे, तो किसके पास जाओ? गूगल के पास, मतलब डीएनए के पास जाओ, पढ़ो वहां पे भैया बनाते कैसे, अच्छा ऐसे ऐसे बनाते हैं, पढ़ा, उसको रीड किया, उसका क्या किया, कॉपी किया, प्रोसेस ऑफ कॉपी की, कॉपी करके अपन वैसे लिखते हैं ना, जैसे गूगल में भी देखते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हम ऐसा बनाएंगे, ऐसी कुक करेंगे ये रेसिपी, या इस चीज को हम ऐसा करेंगे, अगर कोई आर्ट काम कर रहे हो या अगर सॉल्व भी कर रहे हो क्वेश्चन तो हम ऐसा करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे, क्या करते हैं, कॉपी बना लेते हैं, बट ऑब्वियस कॉपी नहीं की। तो बोलोगे मैम कॉपी करना तो फिर तो सेल से ही शुरू किया है, हम क्या नया कर रहे हैं? नहीं, वो कॉपी काम का है, तुम कॉपी गलत वाला कॉपी कर रहे हो। तो देखो जरा, तो कॉपी क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किस में से? डीएनए में से। लो कॉपी कर लिया, अब जाएगा वो दौड़ के बाहर, कहां? न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर पोर से होते हुए, कौन? एमआरएनए। और बोलो भैया ये कॉपी करके लाए हैं, अंदर न्यूक्लियस ने दिया है, हमारे गूगल बाबा ने दिया है, चलो चलो इसका यूज करके क्या बनाओ? प्रोटीन बनाओ। आई कहानी समझ में? तो क्या है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन? बेसिकली प्रोसेस है कॉपिंग की। किस चीज का कॉपी किया है? डीएनए का। किस में कॉपी किया है? आरएनए में, ठीक है। कौन सा? मोर स्पेसिफिक, एमआरएनए। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट, अब देखो, अब वापस, अब मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, चलो बताना शुरू करो मेरे को एक एक करके, मतलब मन में ही बोलना शुरू करो, देखते चलो जो मैं मैच कर रही हूं क्या तुम्हारे आंसर से मिल रहा है क्या। तो अगर मैंने बोला बताओ डीएनए में और आरएनए में अंतर क्या है, तो बोलोगे मैम लो पहले तो उसका फुल फॉर्म ही अंतर है। तो फुल फॉर्म नहीं अंतर होता, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। मतलब मैम जो राइबोज शुगर है, वापस मैं 10 बार बना रही हूं ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है भैया? राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर में क्या होता है मैम? नाइट्रोजनस बेस होता है, कौन से बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। दूसरा क्या होता है मैम? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम वहां भी सेम ही चीज होती है, सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, कौन सा मैम? जो शुगर रहता है उसका जो सेकेंड पोजीशन पे रहता है वहां पे OH नहीं होता, इल्ले नहीं होता, मतलब जहां पे OH होना चाहिए वहां का O नहीं है, तो इसको मैंने क्या बोला? डी मतलब नहीं है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं है सेकेंड पोजीशन पे शुगर पे, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ? डीएनए बोल रही हूँ। पर आरएनए में होता है वो, इसलिए तो आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो देखो याद रखना है अपन को ये चीज, जब मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगी, ठीक है, मतलब मैं नहीं, मेरे सेल्स कर रहे हैं, तुम्हारे सेल्स भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो जब वो उसने डीएनए को पढ़ा और अब बोल रहा है कि चलो आरएनए बनाते हैं, तो सबसे पहले भैया यहाँ पे तो ऑक्सी लगाना पड़ेगा, तब तो आरएनए बनेंगे। मतलब डीएनए को पढ़ा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ जब आरएनए का मॉलिक्यूल, अब आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू किया, तो इसके शुगर में ऑक्सीजन नहीं बनाया पर इसके शुगर में ऑक्सीजन रखा, तभी तो उसको आरएनए बोला, ठीक है। ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बताओ मैम? डीएनए में होता है थायामीन, और थायामीन की जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। तो अब जब आरएनए बनेगा तो वहां पे जहां जहां डीएनए में टी लिखा हुआ है उस जगह तुम क्या लगाओगे? यू लगाओगे। कैसे? देखो यहाँ पे अगर सपोज करो ये डीएनए है 5' एंड 3' एंड, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, फिर इसके ऊपर तो क्वेश्चंस करने ही है। अब सपोज करो यहाँ ए लिखा है, जी लिखा है, टी लिखा है, सी लिखा है। अब मैं बोल रही हूँ इसका मेरे को आरएनए बना के बताओ, तो क्या बोलोगे? एक ही जगह क्या लगता है, जल्दी बताओ। मैम टी लगता है, लगता तो टी है पर टी लगेगा क्या? क्योंकि मैं क्या बना रही हूँ? आरएनए। तो उस जगह मैं क्या लिखूंगी? यू लिखूंगी, ठीक। अब जी लिखा है तो वहां तो मैम सी आएगा, टी लिखा है तो मैम टी की जगह, अरे यहाँ पे तो ए आएगा ना, तो ए लिखा, और सी की जगह क्या आएगा? वापस जी आएगा। अच्छा मुझे बताओ जरा किस टाइप के बॉन्ड्स के साथ बना रहेगा? वापस क्वेश्चन,
तो ये बना टी नहीं होगा, है ना, मैं स्मॉल क्रॉस मार रही हूँ, मतलब समझ में आएगा। तो ये दोनों रहेंगे वापस डबल बॉन्ड, ये दोनों रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल ट्रिपल क्या, डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। हुआ इतना क्लियर? तो मेजर डिफरेंस क्या है कि यहां का डीऑक्सी अब हट जाएगा, सब ऑक्सी ऑक्सी लगने लगेगा। यहां पे टी था तो टी की जगह पे कौन लगने लगेगा भैया, यू लगने लगेगा। यू स्टैंड्स फॉर क्या, यूरासिल। तो देखो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। तो देखो, द प्रिंसिपल ऑफ, क्या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वापस एडिनोसाइन की जगह पे कौन रहेगा, तुम्हारा यूरासिल। नहीं, एडिनोसाइन की जगह पे तो टी होना चाहिए, थायमिन। थायमिन की जगह पे रहेगा कौन, यूरासिल। तो एडिनोसाइन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरासिल, मतलब ए अब किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, यू के साथ। टी नहीं भैया, अब टी नहीं आएगा पिक्चर में, है ना, किसके, कौन से पिक्चर में, एमआरएनए की पिक्चर में। चलो, तो इंस्टेड ऑफ थायमिन, तो अपन को ये याद रखना है। अब ये याद मतलब सिर्फ याद नहीं रखना, इसके ऊपर जब कैलकुलेशंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो गलती से भी उठा के टी मत लिख के आना, और फिर एकदम शान से टी भी लिखोगे और यहाँ पे एमआरएनए भी लिख के आओगे, अरे गड़बड़ हो जाएगा, क्रॉस जीरो। ठीक है, चलो देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। मैंने बताया पूरा का पूरा डीएनए नहीं ट्रांसक्राइब होता, जितनी सेल को जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उस प्रोटीन को कोड करने वाला एमआरएनए को बनाया जाता है, मतलब उतने ही पोर्शन के डीएनए को रीड किया जाता है। मतलब क्या, उतना ही डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी। ऐसा नहीं कि गूगल में जो मिल रहा है, जो टाइप कर रहे हो सबका सब एकदम उठा के कॉपी कर डाला, नहीं। तुमको अगर कोई रेसिपी बनानी तो तुम वही टाइप करते हो, इसको कैसे करना, या फिर पबजी गेम कैसे डाउनलोड करना ये देखते हो, या फिर कोई मूवी डाउनलोड कैसे करना टॉरेंट से या टेलीग्राम से, तो वो जैसे जो चीज चाहिए होती है वही सर्च करते हो ना। तो सिमिलरली हमारा सेल भी जो प्रोटीन बनना है उसके लिए वो एमआरएनए बनना है, तो वो एमआरएनए बनने का तरीका जिस जगह डीएनए में उतनी ही जगह लिखा हुआ है वही कोड करता है। ठीक है, याद रखना। इसलिए क्या लिखा है, ओनली अ सेगमेंट। अब देखो, अब अगर यहां से मैं समझाना शुरू करूं तो देखो जरा वापस, अब डीएनए कैसा होता है जल्दी बताओ मेरे को। मैम डबल स्ट्रैंडेड, बहुत बढ़िया, एकदम 110% लॉक किया जाए, बढ़िया आंसर है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, जल्दी बताओ उसका 5 डैश एंड 3 डैश एंड, यहाँ पे आएगा अगर वो 5 है तो ये हो गया 3 डैश एंड 5 डैश एंड। ठीक, अब मैं बोल रही हूं कि सिंस ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, और कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? बोलोगे मैम जैसे जब हम होटल में जाते हैं तो हम ऑर्डर कर देते हैं चाय या सूप ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये मिलता है, क्या बोलते हैं, सूप स्टिक्स मिलते हैं। नहीं, उस कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, फ्री वाले कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रही हूँ कि साथ में ये मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां ए रहेगा वहां सामने वाले स्ट्रैंड पे टी रहेगा। मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, यू मत बोल देना ये डीएनए बनाया मैंने, ठीक है, लिख देती हूँ भैया, नहीं तो फिर से बीच में डाउट आ जाएगा मैम ये क्या बनाया, अरे डीएनए बनाया। ठीक है, तो जहां पे ए लिखा होगा यहां पे टी लिखा होगा, करेक्ट, यहां पे जी लिखा होगा तो यहां पे सी लिखा होगा, अगर यहां पे सी लिखा होगा तो यहां जी लिखा होगा, और यहां अगर टी लिखा होगा तो यहां ए लिखा होगा। करेक्ट, सही बोला, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं अगर तुम ध्यान से देखो, भले ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसी के ऑपोजिट वाली चीज यहां लिखी हुई है, पर अगर मैं एक डायरेक्शन में पढ़ूं, मतलब इस डायरेक्शन में मैंने पढ़ना शुरू किया दोनों को, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, ए जी सी टी। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब टी सी जी ए से, क्योंकि वो उसका पेयर बना रहा है। पर क्या ए जी सी टी सेम है टी सी जी से? नहीं, यहां गड़बड़ी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। अब बोलोगे मैम ये कैसे, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, एक टॉपिक मैं लेके आऊंगी जेनेटिक कोड। अभी के लिए मैं तुम्हें काम चलाओ बता देने वाली हूं कि देखो होता क्या है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर में कि जो जेनेटिक कोड रहता है वही ATGC के कॉम्बिनेशन में रहता है, ट्रिपलेट्स में 3-3 के झुंड में पढ़ा जाता है, मतलब 3-3 के पेयर में, झुंड नहीं, झुंड तो बहुत ज्यादा हो गया, 3-3 के पेयर में पढ़ा जाता है। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो अगर मैं अगर मैं ऐसी रीडिंग लगाऊं तो मैं सिर्फ 3-3 पढ़ूंगी और फिर अगला वाले को अगले इसमें पढ़ूंगी, करेक्ट। अगर मैंने ये 3 पढ़ा तो कैसे मैं बोलूंगी AGC, अगर मैंने इसको 3 पढ़ा तो मैं क्या बोलूंगी TCG, करेक्ट।
कुछ आ रहा है समझ में? भले ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पर जब मैंने इसकी रीडिंग शुरू की, मैं तीन तीन लेटर पढ़ूंगी, स्पेस दूंगी, फिर 3 लेटर पढ़ूंगी, स्पेस दूंगी। मतलब ये इसी तरीके से ट्रिपलेट के फॉर्म में चलता है। ज्यादा डिटेल में हम जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं बता रही हूं कि क्या है ये, जितना भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे बेस पेयर है, उनको पढ़ा कैसे जाता है? 3-3 के पेयर में। अब ये क्यों बता रहे हो मैम, जब सामने ही पढ़ाना है तो? इसलिए बता रही हूं कि भले ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पर AGC अलग है और TCG अलग है। कुछ आई बात समझ में? देखो, अब ये 3-3 का एग्जाम्पल तुम्हें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। वहां पे हम बोलते हैं GAG है 3, उसकी जगह पे लग गया GUG, अभी भी 3 चल रहा है। ठीक है, मतलब ये ट्रिपलेट का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये हुई पहली बात। दूसरी चीज, अगर ऐसे समझो कि जो GAC है वो समझ लो कि सपोज करो ब्लैक कलर देता है स्किन को, ठीक है, समझ लो, सपोज करवा रही हूँ, और जो TCG है वो ब्राउन कलर देता है स्किन को, मतलब स्किन का कलर बता रही हूँ, चलो हेयर का कलर ले लो, ठीक है। तो जो ACG है वो ब्लैक कलर देता है और जो TCG है वो ब्राउन कलर देता है। अब मैंने जब उसकी रीडिंग लगाई तो देखो, भले कॉम्प्लीमेंट्री है उसके अंदर से बेस पे DNA पर जब मैंने उसका रीडिंग कोड किया तो इसका मतलब अलग निकल रहा है, AGC का मतलब एकदम अलग निकल रहा है और TCG का मतलब अलग निकल रहा है। इसीलिए तुम्हारी बुक में एक लाइन मेंशन है जो थोड़ी देर में आएगी कि भले ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं पर सेम नहीं है। क्यों? वापस तुम वही पेयर में 3-3 के पेयर में पढ़ोगे, यहां पे TCG आ रहा है, उल्टे में GCT आ रहा है, ठीक है, मतलब उल्टा करो रिवर्स, तो दोनों पढ़ते समय अलग मीनिंग निकालेंगे, वो दोनों अलग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हुआ क्लियर इतना? अच्छा, अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया कि पेयर में है, तो फिर इसका दोनों स्ट्रैंड ना पढ़ने से मतलब क्या हुआ? अब सपोज करो मुझे बनाना था ब्लैक हेयर के लिए प्रोटीन, ठीक है, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया, पर मेरे को ज्यादा जोश आ गया, मेरे को नहीं, मतलब मेरे सेल को ज्यादा जोश आ गया, उसने बोला मैं चलो ब्राउन वाला भी पढ़ूंगा। अब ब्राउन वाला भी बना दिया। अब मेरे को दोनों की जरूरत ही नहीं थी, एक की जरूरत थी। तो देखो, जबरदस्ती पहली बात तो जो बनना था वो तो बना, पर उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ बन गया जिसकी जरूरत नहीं है, और वो जरूरत नहीं और वो मेरे को चाहिए ही नहीं था, मेरे को ब्लैक ही चाहिए था, ब्राउन लो बन गया फ्री में, और कचरा हो गया, एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन डबल हो गई, ठीक। और सिंस दोनों स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन एक ही तरीके से लिखी हुई है, समझो बात को, इंफॉर्मेशन दोनों स्ट्रैंड में एक ही तरीके से लिखी हुई है, बट अगर दोनों को एक टाइम पे पढ़ोगे पर अलग अलग डायरेक्शन में रीड होगी तो होगा क्या? मतलब दोनों का अलग अलग निकलेगा। जो काम की चीज है वो तो बनेगी, अनवांटेड चीज भी बन जाएगी, और एक्सेस में तुम्हारा mRNA बन जाएगा। अब अगर एक्सेस में कोई mRNA बन रहा है तो जब वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा तो वो एक्सेस में प्रोटीन भी बनाएगा। भैया इतना टाइम तो है नहीं, हर प्रोसेस एनर्जी लेती है, तुमको खुद पता है। जैसे हमारी रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस भी एनर्जी डिमांडिंग थी, जिसका एनर्जी का सोल्यूशन कौन देता था? खुद DNA देता था, बोलता था पॉलीमरेज को तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुमको ATP चाहिए मेरे से ही ले लो, मेरे ही पास है एनर्जी सप्लाई। कुछ याद आया? वैसे ही ये हर प्रोसेस कैसी कंटिन्यूअसली हमारे सेल के अंदर हो रही है। एक तो उसको फास्ट करना है, ये चीज एक्यूरेसी के साथ करना है, और उसमें अगर उसने डबल चीजें बनानी शुरू कर दी और उस डबल में से भी आधी चीजें काम की नहीं है, तो फिर इतना मेहनत गया पूरा पानी में, ठीक है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। मतलब जो चीज बननी है उसकी जगह पे एक्स्ट्रा चीजें कोड होती चलेंगी। तो हो सकता है कि कोई बीमारी हो जाए, ये भी हो सकता है कोई बीमारी हो जाए, और जनरली वो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम एक्स्ट्रा काम करा रहे हो ना। बोलोगे मैम ऐसा तो एक्स्ट्रा काम हम भी करा, हमको भी करवाने के लिए बोलते हैं हमारे पेरेंट्स या टीचर्स बोलती हैं, पर हम तो करते हैं। वापस वो सेल है, तुम हो, है ना। सेल DNA का कंटेंट वो ऑलरेडी बहुत लोडेड है, मैंने बताया। जब तक मैं तुमको पढ़ा रही हूँ तुम समझ रहे हो, बहुत सारी कंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तुम्हारी बॉडी में। बॉडी मतलब बॉडी में नहीं, हर एक सेल के अंदर। कुछ आई बात समझ में? तो इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ उतना ही कोड करते हैं जितने की जरूरत है। मतलब जितना सेल ने बोला भैया ये प्रोटीन बनाना है तो mRNA बनाओ, तो उतना ही जगह, उतना ही रीजन कोड होगा,
और दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही कोड होगा। क्यों? भले दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है पर दोनों सेम नहीं है। अगर एक ब्लैक बनाएगा तो अगर मैं दूसरी जगह से रीड करूंगी तो वो कुछ और मतलब निकाल देगा, कुछ और बना देगा, और दूसरी चीज अगर मैंने बना भी दिया तो पहली चीज वो बन जाएगी जो मेरे को चाहिए नहीं, और दूसरी चीज अनवांटेड चीजें इकट्ठा होती चलेंगी। आई क्या कहानी समझ में? इसीलिए ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इन आरएनए, इनटू आरएनए। हुआ क्लियर? और यकीन मानो यही बन जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो देखो जरा, ये आंसर लिखोगे, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये आता है क्वेश्चन, आता है 3 मार्क्स में चला जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। अब बोथ द स्ट्रैंड्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में क्यों दोनों स्ट्रैंड डीएनए के, अब तुम चाहो तो लिख लो कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज आर नॉट कॉपीड फॉर मेकिंग एमआरएनए। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में अगर बोथ स्ट्रैंड कॉपी नहीं हो रहे तो बोथ किसके होते हैं? डीएनए के होता है। एमआरएनए तो बेचारा सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब तुम्हें टेम्पलेट का मतलब पता है, टेम्पलेट क्या होता है? जिसको हम पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग, जिसके ऊपर रीडिंग लगाई जाती है। जैसे डीएनए टू डीएनए बन रहा था तो जो तुम्हारा डीएनए था, ऐसा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो स्प्लिट होता था किसमें? 2 सिंगल सिंगल में इकट्ठे नहीं स्प्लिट होता था। अगर याद करो कैसी थी? सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक। और क्या बनता था? रेप्लिकेशन फोर्क। और फिर ये वाला भी टेम्पलेट जैसे, ये वाला भी टेम्पलेट जैसे। अब बोलोगे मैम पर यहाँ पे तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट जैसा काम कर रही थी। अरे बाबा, वो रेप्लिकेशन था, एक बार शुरू होता है पूरा खत्म होकर एक स्ट्रैंड का 2 बन जाता है। अपन को सेम चीज डबल करनी होती है, इसलिए वहां पे दोनों चीजें का होता है, याद रहेगा। अब पर यहाँ पे क्या? सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्या हो रहा है? तुम्हारा ट्रांसक्राइब हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये वापस क्या लिखा? अब वापस टेम्पलेट मतलब जिसको तुम पढ़ोगे। जैसे यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है टी, यहाँ लिखा है सी, जी। तो अब यहाँ क्या बनेगा? ए की जगह क्या आना चाहिए था? टी आना चाहिए था। अब मैं आरएनए बना रही हूँ, ठीक है, तुम कंफ्यूज मत होना। ये मैं बना रही हूँ mRNA, ठीक है। तो जल्दी बताओ, ए की जगह क्या होना चाहिए था? टी होना चाहिए था, पर क्या लिखा है? आरएनए। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? यू। टी की जगह तो वो तो मैम ए ही आएगा, जी की जगह सी आएगा। हुआ क्लियर? ठीक है। इसलिए इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, कि दोनों अगर टेम्पलेट जैसे काम करने लगे, कि दोनों को पढ़ के हम बना सकते हैं, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस। मैंने बताया डिफरेंट सीक्वेंस है। रिमेंबर, याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। सेम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है पर सेम नहीं है। एंड इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन, और वो क्या करेंगे? अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करने लगेंगे, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट बट ऑब्वियस। दोनों क्या अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन करने लगेंगे। और इतनी जगह भी नहीं है, पहली बात, इतना टाइम भी नहीं, और इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना फालतू की चीजें बनाने के लिए? सोचो। अब ये देखो, ये चीज सीखो, हमारा सेल सिर्फ उतना ही काम करता है जितनी एक्चुअल में जरूरत होती है। फालतू का यहाँ वहां कुछ भी चीजें नहीं बनाता। मतलब सीखना तो ये सीखो, है ना। चलो, सेकेंड, द 2 RNA मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? समझो बात को। जब मैं तुमको बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे एक टेक्निक है जिसका नाम है RNAi। कहीं लिख लेना, ठीक है। जब ये नोट्स बना रहे हो तो RNAi लिख लेना। और जब भी अगर 2 स्ट्रैंड mRNA के बन जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं हमें किसी और से अब कुछ मतलब नहीं, हम आपस में क्या करेंगे? बाप रे, हम आपस में क्या करेंगे? ये कर लेंगे। ये मतलब हम आपस में ही कंबाइन कर लेंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे। फिर तो हम कभी खुलेंगे नहीं और ना ही हम कभी कन्वर्ट होंगे किसी प्रोटीन में। कुछ आई बात समझ में? तो अगर मैम हमें एमआरएनए को कन्वर्ट कराना है प्रोटीन में, तो ये हमें श्योर करना पड़ेगा कि हमारा एमआरएनए कैसा रहे? सिंगल स्ट्रैंडेड रहे। क्योंकि अगर 2 mRNA आ गए दोनों को बन के, तो होगा क्या? वो बोलेंगे अरे मैं तेरा कॉम्प्लीमेंट्री, ये बोलेगा तू मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, चलो साथ में जुड़ जाते, जुड़ के ऐसे ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर वो बोलेंगे हम नहीं खुल रहे, हम प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करा रहे, हम ट्रांसलेशन भी नहीं करा रहे, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना या एमआरएनए बनना नहीं चाहिए। इसीलिए एक ही स्ट्रैंड पढ़ी जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। एक ही स्ट्रैंड पढ़ेंगे
क्योंकि वापस दोनों स्ट्रैंड पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, अलग अलग, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री, आइडेंटिकल नहीं, तो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड हो जाएगा, एक्स्ट्रा कचरा आ जाएगा। और साथ में अगर दोनों स्ट्रैंड बन गई तो अब जो जैसे तुम्हारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे से, इसलिए तो बॉन्ड बना के बैठे थे कि नहीं, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। पर अगर दोनों स्ट्रैंड बन गई और दोनों भी क्या रहेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री, वो बोलेंगे चलो हेलिक्स में आ जाते हैं, है ना, बेस पेयर बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी गया सब भाड़ में। पर ये थोड़ी ना करवाना है, प्रोटीन बनवाना है। तो देखो, सेकेंड, द 2 RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. This technique is used in RNAi. मैंने बोला ये तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में यूज करते हैं हम यही टेक्निक। सोचो, नॉर्मल में नहीं हो रही, पर हमें कोई पेस्ट को, किसी कीड़े को मारना है, तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म यूज किया कि उसके अंदर सपोज करो उस कीड़े को जिंदा रहने के लिए एक प्रोटीन चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंटिन्यूस बनना चाहिए उस प्रोटीन का उस कीड़े के सेल के अंदर। कीड़े मतलब कीड़े बोल रहे हैं ना, जो प्लांट्स को खाते हैं, पेस्ट उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो कुछ कीड़े हैं जो प्लांट को खाते रहते हैं, बहुत डैमेज करते हैं, तो हमने उसका यूज किया एक मॉलिक्यूलर डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इस कीड़े को जिंदा रखने के लिए ये प्रोटीन कंटिन्यूसली इसके सेल्स के अंदर बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम बोलेंगे अब तुम्हारे प्रोटीन को ही बनने नहीं देंगे, प्रोटीन को बनने नहीं देंगे मतलब ट्रांसलेशन को होने नहीं देंगे। देखो समझो बात को, यही टेक्निक बेस बनी एक नई टेक्निक का, जिसको क्या बोलते हैं, आरएनए। एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, उस वाले चैप्टर में तो इन डिटेल बताऊंगी, ठीक है। हमने देखा कि उस कीड़े को जिंदा रखने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है भैया, जैसे ये प्रोटीन बंद हो गया कीड़ा मर जाएगा, सेल मर जाएगा, तो सेल फाइनली सेल इकट्ठे सारे सेल मर जाएंगे तो कीड़ा ही मर जाएगा। अब ये प्रोटीन होने के लिए होती है प्रोसेस ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होने के लिए कंटिन्यूसली बनता रहता है एमआरएनए। पर कैसा एमआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, जैसे हम में बनता है, हम में भी सिंगल स्ट्रैंडेड को, हम में नहीं किसी भी सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है, क्योंकि अगर वो 2 कॉपी में बन गया तो दोनों रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, वो बोलेंगे चलो साथ में बनाते हैं बॉन्ड, और फिर कभी निकलेंगे ही नहीं। तो जब निकलेंगे ही नहीं तो ये प्रोसेस भी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यही बेस उठाया और हमने उस कीड़े के सेल के अंदर इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए भेज दिया। अब जैसे ही वो गया, उसने बोला चलो चलो मैं घूम रहा हूं, वो रहा एमआरएनए। अब वो घूम रहा है सेल के अंदर, घूम रहा है सेल के अंदर मतलब क्या, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। और तुमको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये एमआरएनए घूम रहा है वहां सिंगल स्ट्रैंडेड, वो बोल रहा है मेरा तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो मैं तो बनाऊंगा प्रोटीन, ठीक है, उसने ये बोला। पर हमने इंजेक्ट कर दिया, क्या हमने इंजेक्ट कर दिया, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, वो आ गया। उसने बोला बस अपन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, अब साथ में बॉन्ड बनाते, कोई जरूरत नहीं ट्रांसलेशन करने की, कोई जरूरत नहीं प्रोटीन बनाने की, जरूरत ही नहीं है प्रोटीन बनाने की। तो सेल जिंदा नहीं रहेगा, सेल जिंदा नहीं रहेगा मतलब टिश्यू जिंदा नहीं रहेगा, टिश्यू जिंदा नहीं रहेगा मतलब ऑर्गन जिंदा नहीं रहेगा, ऑर्गन जिंदा नहीं रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम जिंदा नहीं रहेंगे, ऑर्गन सिस्टम जिंदा नहीं रहेगा तो वो पेस्ट क्या खा दिएगा, खुद ही मर जाएगा। आई कहानी समझ में। इसीलिए देखो सोचो कि जो चीज क्यों नहीं होती उसी का हमने बेस उठाया और पूरी एक टेक्निक बना दी, उसको क्या बोलते हैं, आरएनए। वापस कहां पढ़ोगे तुम, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, वहां मैं इन डिटेल बताऊंगी। पर याद रखना उसका लॉजिक यहां से बना है। क्या है लॉजिक, कि कभी भी दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कॉपी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों भले स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है पर दोनों अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेस ऑफ कंटेंट हो जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में, जो नहीं चाहिए, क्योंकि सेल हर काम बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेटली करता है। तीसरी चीज, हर चीज एनर्जी डिमांडिंग रहती, इतना एनर्जी नहीं है सेल के पास, ठीक है। तीसरी चीज, और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो भी अगर 2 मॉलिक्यूल बन गए एमआरएनए के तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, वो बन जाएंगे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, जो क्या करेगा, वो ये करेगा कि अब वो जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है उसको होने नहीं देगा। तो चाहो तो यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करके लिखो। अब देखो ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट एज इट इज
आ सकता है, मतलब सिंगल ये अकेला पॉइंट आ सकता है असर्शन रीजन में, या फिर यही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा असर्शन रीजन में, ठीक है। रीजनिंग में आएगा, अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल पेपर है तो रीजनिंग में आएगा, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये आ जाएगा तुम्हारे रीजनिंग में, असर्शन रीजन में। तो क्यों, अगर कोई चीज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो फिर क्या नहीं हो पाएगा, नो ट्रांसलेशन। तो अगर ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ तो मतलब नो प्रोटीन, और पता चले वो प्रोटीन जिंदा रखने के लिए उस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सेल मर गया, बोला नो प्रोटीन आई विल डाई। आई कहानी समझ में। इसलिए दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, नेचर नहीं, मतलब पहले उसने सोच समझ के रख लिया है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं करना है भैया, एक ही स्ट्रैंड कॉपी करना है और जितनी जितनी जरूरत है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये स्टार्ट करने से पहले कि इसको कोड कैसे करेंगे, हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वापस स्टार मार्क करो, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, या तो ये तुमको ड्रॉ करने के लिए आएगा या तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। वापस ये बिग मार्कर क्वेश्चन में 3 मार्कर में है, ठीक है। उसके बाद या तो डायग्राम बेस्ड अगर आ गया, थोड़ी देर में मैं एक डायग्राम समझाऊंगी इसी का, तो डायग्राम दिया रहता है और फिर उससे रिलेटेड चीजें वो पूछते हैं कि बताओ ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी जाएगा, केस स्टडी बेस में भी जाएगा, तीसरा डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए भी जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन करने के पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो कहाँ रहा है, ठीक। अब बोलोगे मैम पता तो है डीएनए के ऊपर हो रहा है, हाँ तो हम डीएनए का ही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पर उसमें भी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, जगह है, उनके कुछ नाम है, उनका कुछ यूज है, उनका कुछ पर्पस है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, बोला ना डीएनए के अंदर है वो सारी चीज, उसको देख के बनाया जाएगा एमआरएनए, ठीक है। इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द 3 रीजन इन अ डीएनए। पहला क्या है, प्रमोटर। अब देखो नाम, वो खुद नाम ही बायो में आधी चीजें चीख के बता रहे कि भैया मैं क्या कर रहा हूं। अब बताओ प्रमोटर क्या कर रहा होगा, बोलोगे मैम प्रमोशन करेगा। हाँ प्रमोशन ऐसा सही बात है, पर जरा प्रमोशन मतलब क्या, मतलब मैम आगे बढ़ाना, आगे करना, या अपने एक लेवल से ऊपर जाना, ठीक है। तो सपोज करो मैंने बोला कि अगर ट्रांसक्रिप्शन मेरे को स्टार्ट करनी तो मैंने वहां प्रमोटर लगाया या प्रमोटर से शुरू किया, मतलब मैम वो बोलेगा कि यहां से शुरू करो, करेक्ट। ऐसे ही मैंने तुमको जब रेप्लिकेशन पढ़ा रही थी तो वहां मैंने बोला था प्राइमेज भी ऐसा एक एंजाइम होता है जो अटैच होता है वापस। प्राइमेज का ज्यादा यूज तुम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, पर जब एक्स्ट्रा में तुम पढ़ते हो रेप्लिकेशन तो वहां भी प्राइमर्स यूज करते हैं। तो प्राइमर्स क्या होते हैं, जहां से प्राइमरी, प्राइमर्स वर्ड कहां से पढ़ा है, प्राइमरी, मतलब यहां से शुरू होगा भैया रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में मैंने बताया था है ना प्राइमर करके। अब वैसे ही मैं बोल रही हूं कि यहां पे है प्रमोटर रीजन, तो यहां से मतलब मैम ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन। जीन मतलब क्या, जहां पे मेन कंटेंट है हमारा, जहां पे मेन न्यूक्लियोटाइड है, जहां पे मेन वो मैप है कि भैया आरएनए बनना कैसे है, कि बनाए कैसे आरएनए को, ठीक है। और फिर वो चीज कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। ये मूवी वाला टर्मिनेटर नहीं है ना, वो मूवी में क्या, अच्छा बात बताओ, अगर मूवी का यूज कर लूं तो टर्मिनेटर में होता क्या था, मैम जो सब चीज खत्म करे, टर्मिनेट करे। वो मूवी में था, हर एक जन आता था रोबोट वाला, वो हर चीज को खत्म कर देता था, तो यहाँ भी वही कर रहा है। अब ये रोबोट वाला नहीं है, पर ये क्या है, जहां पे मतलब पता चलेगा मैम कि ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, मतलब रोकना है, बस यहीं तक करना था, क्या, ट्रांसक्रिप्शन। आई कहानी समझ में। तो चलो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि दिखता कैसे है। इस पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी, जो बोलो हर एरिया का क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछ लेते हैं, ड्रॉ करने के लिए भी पूछ लेते हैं, और आजकल तो नया पैटर्न शुरू किया उन्होंने, दे देंगे लेबलिंग गायब कर देंगे और पूछ देंगे। तो बेटर है कि अपन ड्रॉ करके ही याद करना शुरू करो, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम अभी तो हमने इसमें सिर्फ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर के बारे में पूछा था, आप तो देखो कितना सारा क्या क्या लेके आ गए। रुक जाओ, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रमोटर है, हाँ मैम प्रमोटर है, दिख रहा है तुमको, हाँ मैम दिख रहा है प्रमोटर है। अच्छा टर्मिनेटर है, हाँ मैम दिख रहा है टर्मिनेटर। फिर मैंने बोला स्ट्रक्चरल जीन, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, जीन है तुम्हारा, स्ट्रक्चरल जीन है। अब यहाँ पे भले यहाँ एकदम सिंपल चल रहा है, एक्चुअल में जब तुम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो यहाँ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होगी जिसका नाम है पैलिंड्रोम, ठीक है। अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ, वो फिर बाद में पता चलेगा कि जीन के आगे और पीछे
वो जगह रहती है जहां से पता चलता है कि इन दोनों चीजों के बीच में जीन है, तो वो एक और चीज आएगी जिसका नाम है पैलिंड्रोम। ठीक है, पर पैलिंड्रोम यहाँ नहीं रहेगा, इसके पहले रहता है और उसके बाद में रहता है, मतलब प्रमोटर के पहले और टर्मिनेटर के बाद में। ठीक है, पर ये सारी चीजें वापस अपन कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसको वहीं के लिए रखो, पर वर्ड याद रखना क्या, पैलिंड्रोम। ठीक है, चलो क्या होता है कैसे होता है सब उसी चैप्टर में। ठीक है, पर वर्ड याद रखना। चलो, तो प्रमोटर है, तुम्हारा टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है मैम, पर मैम यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट और यहाँ लिखा है कोडिंग, क्यों? अब क्यों का आंसर शुरू होगा। देखो, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। जो मतलब तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने बोला था टेम्पलेट, सेम मतलब यहाँ पे भी है, सेम। तो मैम टेम्पलेट हम उसको बोलते हैं जिसको हम पढ़ने वाले, हम मतलब पॉलीमरेज पढ़ने वाला है, करेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे वापस, जिस स्ट्रैंड की क्या होने वाली है, रीडिंग होने वाली है, उसको हम बोलते थे टेम्पलेट। पर याद करो, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हम क्या बोलते थे, एक सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। ठीक है, वो तो है मैम, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स पढ़े जाते थे क्योंकि पूरा का पूरा नया डीएनए बनाना था। कुछ याद आया, कुछ कुछ समझ में आया। ठीक है, पर यहाँ पे हमें दोनों स्ट्रैंड्स नहीं पढ़ने, सिर्फ एक स्ट्रैंड पढ़ना है। अब बोलोगे मैम तो डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा स्ट्रैंड पढ़ना है, ये भी तो पढ़ सकते हैं वो भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं ना, चलो मैं एक क्लू देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ का जो पॉलीमरेज है, अच्छा बताओ इस पॉलीमरेज का नाम क्या होगा जो आरएनए बनाएगा। तो बोलोगे मैम वो डीएनए, ये दोनों डीएनए है, डीएनए को पढ़ रहा है, इसलिए उस पॉलीमरेज का नाम हुआ डीएनए डिपेंडेंट। बहुत बढ़िया। पर बना रहा है आरएनए तो हुआ आरएनए पॉलीमरेज। बहुत बढ़िया। अब एक चीज खासियत इस पॉलीमरेज की, और वो पॉलीमरेज जो तुमको रेप्लिकेशन में मिला था, रेप्लिकेशन के पॉलीमरेज का नाम क्या था, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि वहां डीएनए बना रहा था इसलिए डीएनए पॉलीमरेज। पर यहां क्या बना रहा है, वो आरएनए बना रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो एक खासियत जो वहां के पॉलीमरेज की थी, सेम वही खासियत इस वाले पॉलीमरेज की भी है। क्या खासियत थी बताओ, जो उस खासियत के ही वजह से एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता था और एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता था, या फिर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता था और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता था, टूट टूट के स्ट्रैंड बनता था जो बाद में जोड़ा जाता था डीएनए लाइगेज से। जल्दी बताओ क्या खासियत थी। वो ये खासियत थी कि ये जो पॉलीमरेज है ये सिर्फ कौन से डायरेक्शन में डीएनए को पढ़ सकता है, मतलब पढ़ के क्या बना सकता है, वो बना सकता है 5' to 3' ही। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो, सही समझ रहे हो कि जब ये पॉलीमरेज बनाएगा, क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, तो आरएनए का फर्स्ट एंड कौन सा रहेगा, 5' एंड, और कौन सी साइड में मूव करता चलेगा, 3' एंड की तरफ। तो मुझे बताओ जरा अपना लॉजिक लगा के कि अगर ये पॉलीमरेज, सपोज करो ये पॉलीमरेज है, ठीक है, ये बनाते चल रहा है एक mRNA, और वो कौन से साइड में बनाते चलेगा, 5' एंड बनाएगा, मतलब बनाएगा mRNA की और खत्म करेगा 3' एंड mRNA की। तो अगर इस पॉलीमरेज को mRNA कौन से डायरेक्शन में बनाना है, 5' to 3' डायरेक्शन में बनाना है, तो मुझे बताओ जरा लॉजिक लगा के, तो इसको, सिंस ये स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी डीएनए की, तो इसको कौन सा वाली डीएनए की स्ट्रैंड को पढ़ना रहेगा, इसी के उल्टे स्ट्रैंड की। इसी के उल्टे स्ट्रैंड की मतलब अगर ये 5' है तो मतलब यहाँ क्या आएगा डीएनए का 3'। अगर ये 3' है तो यहाँ डीएनए का कौन सा एंड आएगा, 5'। तो आई क्या कहानी समझ में। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसकी मोइटी देखो, मोइटी मतलब डायरेक्शंस देखो, 3' और क्या है 5'। तो जो स्ट्रैंड पढ़ने वाला है, पहली बात दोनों डबल स्ट्रैंडेड है, कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा पॉलीमरेज मॉलिक्यूल, क्योंकि पॉलीमरेज 5' to 3' एंड में ही mRNA को बना सकता है। तो सिंस हमारा mRNA 5' to 3' बनना है, तो इसलिए हमारे पॉलीमरेज वाले भैया को डीएनए कौन से डायरेक्शन का पढ़ना पड़ेगा, 3' to 5' एंड वाला। इसीलिए जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, उसमें से जो 3' एंड to 5' एंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट जीन बोलेंगे या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, जीन नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक। और मैम जो दूसरा, जो कुछ नहीं करेगा, कुछ करवाना भी नहीं है उसका,
क्यों नहीं करवाना? अरे बाबा, अगर वो भी कोड हो गया तो पहली बात वो तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ऊपर वाले एमआरएनए से, वो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। ये हुआ पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या रहेगा? वो अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं। ठीक, तो देखो अब इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? जिसकी एक्चुअल में रीडिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि तुमको बताया, क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो डिसाइड करेगा। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका कुछ नहीं होने वाला है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। तो चलो अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वापस बताओ, नाम क्या है जरा तुम्हारे इसका, पॉलीमरेज का क्या है? डीएनए को पढ़ रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट। बना क्या रहा है? आरएनए बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज also catalyze the polymerization only in important है one direction। कौन से डायरेक्शन भैया? 5' to 3' मतलब जो अब नया mRNA का मॉलिक्यूल है वो 5' to 3' एंड बनने वाला है। सिंस ये बनने वाला है तो उसको कौन सा, उसको उल्टा वाला डीएनए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब रीडिंग लगानी पड़ेगी। तो the strand that has the polarity 3' end to 5' end act as a template and is also referred as template strand। हुआ क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5' end to 3' end। अब बोलोगे मैम फिर दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा? कुछ नहीं करेगा, वो वहीं बैठा रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट thiamine at the place of uracil is displaced during the transcription. Strangely, this strand which does not code for anything is referred to as coding strand। देखो जरा, अब कहने को नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब ऐसा अपन को लगेगा कोड कर रहा होगा, पर नहीं, यहाँ ये नाम जरूर कोडेंगे पर कोड कुछ नहीं कर रहा, कुछ चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। नहीं तो अपन जैसे तुम लोग भूल गए बाय चांस तो तुम बोलोगे मैम ने बोला है कि बायो में जो वर्ड है वो खुद चिल्ला चिल्ला के अपना मीनिंग बताते हैं, यहाँ ये थोड़ा लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम कोडेंगे तो यही कोड कर रहा होगा, यही पक्का है एमआरएनए बना रहा होगा। नहीं, यहाँ पे ये एमआरएनए नहीं बना रहा, ये चुपचाप बैठा हुआ है, चिल्ड बैठा हुआ है, बोल रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे को कोई पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए कौन चाहिए? पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पर वो पढ़ता है और बनाता है तुम्हारा आरएनए कौन से डायरेक्शन में? 5' to 3'। अब मैं खुद 5' to 3' हूं तो मेरे को वो कैसे पढ़ लेगा? सिंस उसको बनाना है 5' to 3' एमआरएनए, तो उसको पढ़ना पड़ेगा उल्टा वाला एंड, मतलब वो पढ़ेगा 3' end to 5' end, जिसको बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब भले मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं चिल बैठा हुआ हूं, पर मेरा नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। पता नहीं किसने मेरा नाम रख दिया, अब जिसने भी रखा अपन को भी वही पढ़ना है। ठीक है, अब बोलोगे मैम थोड़ा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रख लेते हैं, इजी रहता। हाँ, ये मैं भी सोचती थी कि इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रख लेते हैं, अपन याद ऐसे करेंगे। ठीक है, कि कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअल में क्या है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, कुछ नहीं करता। ठीक है, तो देखो जरा, अब वापस हमें जब हम एमआरएनए बनाएंगे तो हमको एज इट इज उसका कॉम्प्लीमेंट्री सारी चीजें लिखती चलनी है, पर सिर्फ एक जगह पे, टी की जगह पे क्या लगाना है? यू लगाना है। तो चलो देखो जरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये तुम्हें नीचे दिया है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, जरा मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताना, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पॉज कर दो, वीडियो को बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज कर दो, लिखो अपनी कॉपी में और मुझे बताओ इनमें से, ये लॉजिक लगा के, इनमें से कौन सा स्ट्रैंड कोड होगा। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा स्ट्रैंड कोड होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। भले नाम कोडिंग है पर कोड नहीं होगा, तो मतलब मैम सीधे सीधे उसको ऐसे मिटा दो, हाँ अपने दिमाग में मिटा दो, है ना। चलो अब बच गया ये, तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ सॉल्व करना। मैं ऊपर लिख रही हूँ इसका आंसर। ठीक है, देखो जरा, इसको मैं छोटा सा क्रॉस लगा रही हूं कि इसको नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना किसे है? टेम्पलेट को। और जहां पे टी आएगा एमआरएनए में वहां क्या लगाएंगे हम? यू लगाएंगे। तो देखो जरा, एक ही जगह, अब सबसे पहले बताओ, ये 3' है तो यहाँ क्या होगा? 5'। बहुत बढ़िया। यहाँ ए है तो यहाँ ओरिजिनली आना क्या चाहिए था? टी आना चाहिए था, पर मैं बना क्या रही हूं? एक mRNA बना रही हूं, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो, अब ए की जगह क्या लिखना चाहिए? टी लिखना चाहिए, पर क्या है ये? एमआरएनए। तो क्या लिखोगे? यू लिखेंगे। टी की जगह मैम ए लिखेंगे, जी की जगह सी ही लिखोगे, सी की जगह जी ही लिखोगे, ए की जगह वापस क्या आएगा? टी नहीं आएगा, एमआरएनए है, याद रखो, यू आएगा।
टी की जगह अब ए आएगा, जी की जगह सी आएगा, सी की जगह जी आएगा। आई क्या कहा नहीं समझ में? अब बाकी का पूरा तुम कंप्लीट करो और मुझको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वापस ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में जब मैं तुमको अमाइनो एसिड्स पढ़ाऊंगी, मतलब जेनेटिक कोड या कोडॉन्स पढ़ाऊंगी, तो ये क्वेश्चन का यूज होगा, मतलब बेस ये बनाएंगे और वहां की इंफॉर्मेशन यूज करके दो बड़े बड़े क्वेश्चन मर्ज करके वो तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसका एक्चुअल में सीक्वेंस कौन सा आ रहा है। मत चिंता करो, मैं भी पूछने वाली हूँ जब मैं तुमको जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगी, तो वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा, पर उसके लिए तुमको याद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं याद करवा दूंगी। सो चिल, ठीक है। तो इतना आया समझ में कि मैम हम कोडिंग को नहीं पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? टेम्पलेट को। फिर वहां पे जहां टी लगना चाहिए था उसकी जगह क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक आरएनए है। एक और डिफरेंस बताओ क्या होगा? वो डिफरेंस कि अगर डीएनए में था डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो आरएनए में रहेगा ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। पूछता नहीं है पर याद रखना है अपन को, ठीक है। पूछेगा किस फॉर्म में? 12th बोर्ड में गिव द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, उसमें आएगा वो, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब देखो ये खत्म, ये खत्म। अब शुरू करेंगे क्या? हमारा प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। चलो तो पहला क्या है? प्रमोटर। जो कौन क्या करवा रहा है? प्रमोशन करवा रहा है। नहीं, ये नहीं लिख के आओगे कि प्रमोशन करवा रहे हैं इसलिए उसका नाम प्रमोटर है, कुछ और काम है। देखो जरा, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब यहां पे कुछ अजीब अजीब से वर्ड आने शुरू होंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो, किसका अपस्ट्रीम? 5' एंड का। तो देखो जरा, ये था तुम्हारा, ओके, ये था तुम्हारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जीन के 5' एंड की तरफ, मतलब ये पूरा ये मान रहे, इसका जो 5' एंड की तरफ जो इस तरफ रहेगा, है ना, जहां से शुरू होगा, उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो उसका उल्टा क्या रहेगा? डाउनस्ट्रीम रहेगा। याद रखना, जब भी हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे तो उसके अपस्ट्रीम मतलब सामने की तरफ क्या रहेगा? तुम्हारा प्रमोटर रहेगा। उसी को हम अपस्ट्रीम मतलब ऊपर के साइड, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे के साइड। तो नीचे के साइड कौन रहेगा? जो बाद में आएगा, जिसका काम बाद में है, जिसका नाम क्या है? टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये कहानी अपन को याद रखनी है। तो देखो, the promoter is said to be located towards 5' end of the structural gene. Reference is made with the respect to the polarity of coding strand. अब देखो क्या मतलब आयरनी है। बोलोगे मैम यहाँ पे तो स्ट्रक्चरल जीन लिखा है, अभी हम सोच रहे थे कि हाँ स्ट्रक्चरल जीन है तो इसका 5' एंड मतलब ये हो गया, ठीक है, तो इसको बोलना चाहिए अपस्ट्रीम, पर आप तो वहां बता रहे हो। हाँ, अब वापस एक्सेप्शन। अब बोलोगे मैम केमिस्ट्री में अभी तक एक्सेप्शंस थे, अब बायो में भी शुरू कर दिया आपने। नहीं, अपन याद रखेंगे, भले इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं इतने पोर्शन को, पर यहाँ पे हम रेफरेंस किसका निकाल रहे हैं? मतलब अपस्ट्रीम किसका? कोडिंग स्ट्रैंड का। अब उसको सपोज करो जो साइंटिस्ट होगा उनको भी लग गया होगा ना यार ये कोडिंग स्ट्रैंड बुरा मान जाएगा, सारा काम तो बेचारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कर रहा है, तो क्या करे? अब चाहो तो ऐसे बोल सकते थे वो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम में प्रमोटर होता है और अपस्ट्रीम में तुम्हारा टर्मिनेटर होता है, चाहो तो वो बोल सकते थे, पर अब उन्होंने जिस तरीके से पूरा बताया हमको उसी तरीके से याद करना है। तो अब उनको शायद हो सकता है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि उनको बुरा लग गया हो कि नहीं यार सारा काम हमने टेम्पलेट को दे दिया, कोडिंग तो बेचारा बस ऐसे ही बैठा हुआ है। तो नहीं, तो उन्होंने बोला कि किसके रेफरेंस में अपस्ट्रीम में है? तुम्हारे कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम में। अब अपस्ट्रीम मतलब हायर नंबर, ठीक है, ऊपर के साइड। तो 5' एंड में कौन है? तुम्हारा प्रमोटर। और कोडिंग स्ट्रैंड के ही डाउन साइड, डाउन साइड मतलब क्या? तुम्हारा 3' नंबर है ना, 3' पोलैरिटी, मोइटी। तो वहां कौन है? तुम्हारा टर्मिनेटर। याद रहेगा, उल्टा है पर याद रखना है। रहेगा क्या? याद रखना है, ठीक है। तो देखो जरा, द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' अपस्ट्रीम। और किसका रेफरेंस है? पोलैरिटी कोडिंग स्ट्रैंड का। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। मतलब मैम ये तो वही हो गया, भैया यहाँ आ जाओ, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करो, और नहीं तो क्या। तो प्रमोटर क्या है? वो जगह है जहां पे पॉलीमरेज घूम घूम के आ रहा है, उससे मतलब मैं कहाँ जुड़ू यार, कहाँ जुड़ू, ट्रांसक्रिप्शन करना है। अच्छा, तो वो प्रमोटर यहाँ भैया, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लाइन शुरू होगी, है ना। तो प्रमोटर क्या है? वो जगह है जहां पे सबसे पहले पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा। जैसे ये सपोज करो तुम्हारा क्या है? हाथ है, हाथ नहीं है, अभी के लिए डीएनए एज्यूम कर लो। डीएनए का कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट का ये एक्चुअली है
3 डैश एंड, पर इसका रेफरेंस इससे किया गया है जो मेरा राइट हैंड है, ये वापस कोडिंग स्ट्रैंड है, तो कोडिंग का अपस्ट्रीम है 5 डैश एंड, तो ये बन गया तुम्हारा प्रमोटर रीजन। तो यहाँ पे कौन आके घूम रहा है, ये तुम्हारा पॉलीमरेज घूम रहा है, उसने बोला ठीक है यहाँ आके बैठते हैं, यहाँ बैठ गया, ठीक। अब यहाँ से वो आगे शिफ्ट होना शुरू होगा, जिसको एक्सटेंशन बोलेंगे। रुक जाओ, आगे आ ही रहा है, देखो, एंड इट इज ओके दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट, बाइंड हो रहा है ना, चिपक जाएगा वहां पे, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब अब समझो, ये साइंटिस्ट को कैसा पता चला होगा, उन्होंने अनुमान लगाया होगा, उन्होंने देखा होगा अरे जिस जगह प्रोमोटर बैठ रहा है, जिस जगह पॉलीमरेज अटैच हो रहा है, एक्चुअली उसी जगह से क्या हो रहा है, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है। तो जिस जगह से कोई चीज शुरू हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। कौन सी जगह है प्रमोटर, मैम अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब 5 डैश एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। वहां आके कौन बाइंड कर रहा है, मैम डीएनए डिपेंडेंट डीआरएनए पॉलीमरेज आके क्या कर रहा है, वो बैठ रहा है, कौन सी जगह बैठ रहा है, प्रमोटर वाली जगह बैठ रहा है, और क्या शुरू कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। हुआ क्लियर? आगे देखते हैं। तब इसी का उल्टा, उल्टा मतलब कौन, जो रोकेगा, तो रोकेगा कौन, टर्मिनेटर। नाम ही है टर्मिनेटर, मूवी का भी नाम था टर्मिनेटर। देखो जरा, अब बताओ, टर्मिनेटर बोल रहे थे, टर्मिनेटर कहां होगा, अगर ये अपस्ट्रीम साइड में था कोडिंग स्ट्रैंड के, मतलब 5 डैश एंड के साइड में था, तो ये टर्मिनेटर रहेगा डाउनस्ट्रीम साइड में, मतलब 3 डैश एंड के, किसके, वापस किसके भैया, कोडिंग, सारी कहानी कोडिंग पे है, कोडिंग स्ट्रैंड के, या फिर 5 डैश एंड किसके, तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ये कौन सी जगह है मैम, ये वही जगह है जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और बोलेगा ओ यहाँ पे तो स्टॉप सिग्नल लगा हुआ है, आगे नहीं बढ़ना है, मतलब यहीं तक ट्रांसक्रिप्शन करना था। देखो जरा, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 डैश एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट इज यूजुअली डिफाइंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, की बाबा यहीं तक करना था, रुक जाओ बस, ठीक है। अब बीच का, जिसको जो काम का है, एक्चुअली जो कोड कर रहा है, जिसमें ATGC का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है 3-3 के पेयर में, तो देखो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, पर वो लगा कहाँ है, जीन में लगा है, उसको क्या बोला, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रैंड बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। बट ऑब्वियस जो मेन काम कर रहा है, जो बेसिकली mRNA हमारा बनाएगा, द DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA एंड RNA मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। मतलब याद रखो, mRNA सिर्फ, अब हम यहाँ पे सिर्फ mRNA बना रहे हैं, पर सेम एज इट इज tRNA और rRNA के लिए भी होता है। अब बोलोगे मैम पर आपने तो बोला ट्रांसलेशन में पढ़ाऊंगी, हाँ पढ़ाऊंगी मैं वहीं पे, वहां पे हम उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि tRNA कैसा दिखता है, rRNA कैसे दिखता है, mRNA कैसा दिखता है। पर अभी के लिए थोड़ा रफ आइडिया लगा लो कि RNA कितने तरीके के होते हैं, वापस 3, कौन कौन सा, tRNA जो ये लिखा हुआ है स्मॉल tRNA, T स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA, R स्टैंड फॉर राइबोसोमल RNA, और M स्टैंड फॉर जो हम बना रहे हैं अभी ट्रांसक्रिप्शन में उसी को बनाएंगे, mRNA मैसेंजर RNA। और इन तीनों के जो जीन है वो आसपास ही होते हैं, तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, पर तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बता रही हूँ कि सपोज करो एक प्रोटीन बनाना है, तो उसका जो mRNA या RNA का सीक्वेंस उस जीन, उस DNA के अंदर जगह में होगा, उस जगह में सारे tRNA, mRNA और RNA के सारे सीक्वेंस एक साथ ही लगे रहते हैं, ठीक है। जो क्या किस फॉर्म में रहेंगे, वापस वही लिखा है, जीन के फॉर्म में रहेंगे, वो भी कोड होते हैं। मतलब मैम भले तुम लोग यहाँ पे mRNA की कोडिंग पढ़ने वाले हो, पर उसी पैटर्न से tRNA भी बनता है और उसी पैटर्न से rRNA भी बनता है। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली mRNA, tRNA और rRNA तीनों बनते हैं, करेक्ट। तीनों बन के कहाँ निकलेंगे, न्यूक्लियर पोर के बाहर जाएंगे, बाहर जाके कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, और ये तीनों मिलके राइबोसोम के साथ, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली, तो अगली क्लास में थोड़ा 11 के सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ के आना, ठीक है। तो वो आके सारे कंबाइन होके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया, पर बहुत बड़ा लेक्चर है उसका भी। चलो हुआ इतना क्लियर, आगे मूव करते हैं। अब तो जीन क्या हुआ, तो वो बोलोगे मैम वो पार्ट ऑफ डीएनए जो बेसिकली किसी चीज के लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, ये बच्चों वाला स्टेटमेंट हुआ। अब तुम्हारे लेवल का आ जाते हैं, देखो जरा। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, और बोलोगे मैम इतने भारी भारी वर्ड्स मत चिंता करो, अभी एक पूरा पढ़ लो, फिर एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ। The structural gene in a transcription unit could be said as
मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। अब देखो जो सेगमेंट है पर्टिकुलर डीएनए का जो किसी के लिए कोड कर रहा है, अब मैंने क्या बोला किसके लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन के लिए। अच्छा प्रोटीन किसका बना है मैम, पेप्टाइड चेन्स का बना है। पेप्टाइड किसका बना है मैम, अमाइनो एसिड्स का बना है। अमाइनो एसिड्स किसका बना है, देखो ये चीज अपन को याद रखनी है क्योंकि जब मैं जेनेटिक कोड बनाऊंगी पढ़ाऊंगी वापस यहीं पे लेके आऊंगी तुमको। जल्दी बताओ प्रोटीन किसका बना है मैम, ये तो पॉलीमर है, किसका, तो बोलोगे मैम पेप्टाइड का या पॉलीपेप्टाइड, वो देखो पॉलीपेप्टाइड वही लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली प्रोटीन ही लिखा हुआ है, करेक्ट। अब पॉलीपेप्टाइड किसका बना है, बोलोगे मैम पेप्टाइड का या मोनोपेप्टाइड का, ठीक है। पेप्टाइड किसका बना हुआ है मैम, अमाइनो एसिड का, बहुत बढ़िया। अमाइनो एसिड किसका बना हुआ है भाई, ए कॉमा टी कॉमा जी कॉमा सी, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन, वापस ट्रिपलेट्स में मतलब तीन तीन के पेयर में, ये मैंने भले 4 लिखा है पर इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन रहेंगे, तीन तीन के कॉम्बिनेशन रहेंगे जिससे एक अमाइनो एसिड बनेगा। ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखो, जेनेटिक कोड में पढ़ना ही है। कितने अमाइनो एसिड है टोटल जो प्रोटीन बनाते हैं या पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, 20। कुछ आई कहानी समझ में, तो वापस देखते हैं लाइन कि जीन क्या है, वो पार्ट है डीएनए का जो किसके लिए कोड कर रहा है, एक प्रोटीन के लिए। प्रोटीन ना बोल के क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड लिखा है। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक, तो मतलब हम बोल सकते हैं सिस्ट्रॉन मतलब वो पोर्शन एक उस सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रोटीन के कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हमने बोला क्या, सिस्ट्रॉन, मतलब वो पोर्शन, और क्या कर रहा है, वो कोडिंग कर रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। अब यूकैरियोट्स में कैसा होता है, एक ही होता है इसलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक, पर प्रोकैरियोट्स मतलब किंगडम मोनेरा में बहुत सारे होते हैं इसलिए उनका नाम क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हुआ क्लियर। देखो इन यूकैरियोट्स जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। अब देखो ये चीज मैंने बताई थी तुमको, मैंने बोला था कि तुमको याद होगा जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा रही थी कि हम में एक चीज रहती है जो टाइटली बाउंड रहती है जिसको हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, और एक लूजली रहती है जिसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं। अब मैं बोल रही हूँ यूक्रोमैटिन में भी कुछ काम की चीजें होती हैं, कुछ बकवास चीजें होती हैं। तो ये लाइन वही बताती है कि जो हमारे यूकैरियोट्स के जो जीन्स है उसमें कहीं कहीं इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस रहते हैं, मतलब जबरदस्ती घुसे हुए जो कुछ काम नहीं कर रहे, जिनको हटाना चाहिए, तो देखो उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। तो इन्हीं इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। तो पहले तो काम की चीजें पढ़ लेते हैं फिर फालतू चीजें पढ़ेंगे ना, पर तुम लोग उल्टा करते हो, पहले फालतू चीजें पढ़ते हो फिर काम की चीजें पढ़ते हो। देखो जरा, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स, मतलब जो एक्चुअल में काम करने की चीज है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ये रहा तुम्हारा डीएनए, ठीक है, पहले था एकदम बना हुआ टाइट डीएनए जिसको हेटेरोक्रोमैटिन बोला, उसको छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ ये है तुम्हारा क्या, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, मतलब यहां पे तुम्हारा है भैया प्रमोटर, यहां पे तुम्हारा भैया है टर्मिनेटर। मैं सिर्फ अभी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ही देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें जीन बीच बीच में है, मतलब बोलोगे मैम इसके भी बीच में सिर्फ कहीं कहीं है, और नहीं तो क्या। ये जो एरो बना है ये है तुम्हारे काम का, जिसमें एक्चुअल की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एक्सॉन्स। और जो ये बीच बीच का पोर्शन दिख रहा है जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये है वो पोर्शन जो बीच बीच में घुस गया है, जबरदस्ती घुस गया है, इंटरप्ट कर गया है, इसलिए सिंस वो इंटरप्ट कर रहा है इसलिए उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो देखते हैं, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन, जो काम का है, जो एक्चुअल में का देखो होता है पूरा। बोलोगे मैम तो फिर क्या पॉलीमरेज ऐसे करता है क्या, यहाँ आएगा फिर जंप करेगा यहाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं करता, वो लाइन से हर चीज ट्रांसलेट या ट्रांसक्राइब करता चलता है, ठीक है। फिर जब बाद में जब प्रोसेस हो जाती है तो काम की चीजें रहती है ना, उसको कट करके रखा जाता है और फालतू चीजों को कट करके निकाल दिया जाता है। बोलोगे मैम कटिंग भी होती है, और नहीं तो क्या, समझ क्या रखा है हमारे सेल को। देखो, the exons are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA, इसलिए वर्ड प्रोसेस यूज किया है, मतलब जो तुम्हारा रॉ आरएनए है उसमें ये सारा इंट्रॉन और एक्सॉन्स, मतलब बकवास चीज और काम की चीज। बकवास चीज मतलब इंट्रॉन जो इंटरप्ट किया हुआ है, एक्सॉन्स जो काम की चीज, सारा कोड होगा पूरा प्रमोटर से लेके टर्मिनेटर तक। ये है तुम्हारा पी प्रमोटर और ये है टी टर्मिनेटर तक। फिर जब बन जाएगा तो जो तुम्हारा एमआरएनए इसके बाद ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलते हैं इमेच्योर आरएनए, ठीक है, या फिर अनप्रोसेस्ड आरएनए। फिर जब सेल को लगेगा, सेल को भी नहीं, न्यूक्लियस को लगेगा, अरे यार
इसमें से तो कुछ काम की चीजें, कुछ बकवास चीजें, तो एक काम करते हैं, बकवास चीजों को काटते हैं, हटाते हैं, काम की चीजें जोड़ देते हैं, तो ये भी होते हैं, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। पढ़ाऊंगी मैं अगले लेक्चर में, वो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो जरा, तो क्या वो कहाँ रहता है, एक्सॉन्स, एक्सॉन्स सिर्फ, अगर मतलब सिर्फ एक्सॉन्स एक्सॉन्स दिख रहा है, मतलब वो कैसा है, प्रोसेस्ड आरएनए है या मैच्योर आरएनए है। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, वो देखो एरो बना है, जबरदस्ती की चीजें घुस गई हैं। इंट्रॉन्स और इंटरव्यूइंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। Sometime the regular sequence are loosely defined as regulatory gene even though these sequence do not code for any RNA और प्रोटीन। मतलब कभी कभी यहीं पे बीच में कुछ बहुत लूजली ऐसे ही रखे हुए रहते हैं, भले वो कुछ भी नहीं कोड करेंगे, मतलब मैम वो कुछ भी नहीं करते, हाँ वो कुछ भी नहीं करते, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए या प्रोटीन, पर बीच बीच में कुछ पोर्शंस रखे रहते हैं। वो किस फॉर्म में रहते हैं, कभी कभी वो रेगुलेटरी जीन्स के फॉर्म में रहते हैं। बोलोगे मैम पर नाम तो रेगुलेटरी जीन्स है, हाँ वो भले कोड कुछ नहीं करने वाले, ना कोई प्रोटीन बनाने वाले, ना कोई आरएनए बनाने वाले, पर वो एक्चुअली रेगुलेट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को, वो भी हम पढ़ेंगे। रुक जाओ थोड़ा, ये पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद वो भी आएगा। कुछ आई कहानी समझ में? मतलब देखो जरा, अगर तुम जरा ध्यान से देखो, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, मेरे को मेलानिन केराटिन बनाना है, तो उस डीएनए में एक जगह एकदम टाइटली रैप है, एक लूजली रैप है। मैं लूजली वाले के पास गई, मैं पॉलीमरेज भैया को लेके आ गई, मैंने बोला कहाँ जोड़ा जाए, चलो इस जगह जोड़ा जाए, यहाँ प्रमोटर दिख रहा है, प्रमोटर पे जुड़ा, आगे बढ़ना शुरू किया तो देखा हाँ कुछ काम की चीजें, कुछ बकवास चीजें भी है, तो बकवास चीजों को जो बीच बीच में आ रहे इनको बोला इंट्रॉन, काम की चीजें को बोला एक्सॉन। पर पॉलीमरेज भैया को बोला भैया तू पूरा पढ़ ले, तो पूरा पढ़ लिया। कौन से? टेम्पलेट स्ट्रैंड में, जिसकी मोइटी कौन सी है, 3' to 5'। क्यों? क्योंकि मेरा पॉलीमरेज जो अब नया एमआरएनए बनाने वाला है उसका क्या मोइटी है, 5' to 3'। जब पूरा बन गया, कन्वर्ट हो गया, अब जो मेरा आरएनए उसमें बस टी की जगह पे यू है, ठीक है। इसको मैंने देखा तो इसमें मेरे को अभी ये अभी भी इमेच्योर्ड आरएनए है या फिर अनप्रोसेस्ड आरएनए, इसमें मेरे को देख रहा है कुछ काम का है, कुछ बकवास है, कुछ काम का है, कुछ बकवास है। फिर मैं क्या करूंगी, इसको कट करूंगी, काम वाले को जोड़ूंगी, बकवास वाले को हटा दूंगी। मैं नहीं करूंगी, सेल के अंदर सब हो रहा है, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। पर यही जो ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, ये कोई रेगुलेट कर रहा है, और कौन रेगुलेट कर रहा है, ये रेगुलेटरी जीन। हुआ क्लियर इतना? तो देखो यहां तक हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन का सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पढ़ा है कि बेसिकली हर चीज क्या स्टैंड कर रही है। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी अलग है। प्रोकैरियोट में अलग तरीके से होती है, यूकैरियोट में अलग तरीके से होती है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जरा मुझे लॉजिक से बताओ, ज्यादा टफ किस में होगी? यहाँ पे क्लू लिखा हुआ है, नहीं लिखा था, इसके पहले वाली स्लाइड में लिखा था, वो होता है यूकैरियोट्स में। जैसे यूकैरियोट्स में हेटेरोक्रोमैटिन था, वैसे ही यूकैरियोट्स में कौन रहेगा, इंट्रॉन रहेगा, जिसको हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, बट मैं बोलूंगी कि तुम अगली क्लास सुनने से पहले पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं सुन के आना, याद करके आना। आज क्या आदि याद कर लो, तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो को देखने के लिए क्या करोगे, वही गूगल बाबा पे टाइप करोगे। तो गूगल बाबा मतलब हमारे जो सेल है न्यूक्लियस का कौन हो गया, डीएनए है ना। तो चलो, तो वहां नहीं टाइप करना है, डीएनए में टाइप करना है, गूगल में टाइप करना है। क्या टाइप करना है, www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे कि होम पेज आएगा, होम पेज के अपने सीबीएसई K to 12th में क्लिक करोगे। जैसे ही सिलेक्ट करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिखेंगे, सब्जेक्ट पे चूज करोगे, सुनना शुरू करोगे, लर्न करना शुरू करोगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।